हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th इकोनॉमिक्स का, जो कि है मनी, पैसा। जो हम सभी जानते हैं, हम बहुत ही अच्छे से वेल वर्स्ड है इस टर्म मनी से, राइट। तो इसी के बेसिस पर आज जो है हमारा चैप्टर है। देखो, मैन जो है ना बच्चों, उसको एक इंटेलेक्चुअल एनिमल बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल यानी कि बहुत ही समझदार है। क्यों? क्योंकि इसने कई सारे इन्वेंशंस जो है वो किए हैं। ऑफ कोर्स वो बुद्धि तो हमें ऊपर वाले ने दी है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो जो है वो कम्प्लीटली हमारे ऊपर होता है, राइट। तो हमने कई सारे इन्वेंशंस किए हैं। आप टेलीफोन्स की बात कर लो, हमने इन्वेंशन किए हैं। ये जो लाइट चल रही है हम उसकी बात कर लेंगे, ये इन्वेंशन है। ये जो स्मार्ट टीवी आप देख रहे हो ये इन्वेंशन है। यूट्यूब चैनल आप जो देख रहे हो, यूट्यूब जैसा एक इन्वेंशन है। तो ऐसे दुनिया में कई सारे इन्वेंशन हैं जो इंसान ने किए हैं। उनमें सबसे बड़ा जो इन्वेंशन रहा है वो व्हील रहा है। व्हील यानी कि पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए हमको क्या करना पड़ता था, हमको चल चल कर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बुल्लक कार्ट का इस्तेमाल होने लग गया था, उसके बाद मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल होने लग गया। तो इस तरीके से क्या होने लग गया, हमारी जो प्रोग्रेस थी वो बढ़ते जा रही थी। अब व्हील तो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था ही, जिसने हमारे काम को आसान कर लिया। इसी के साथ साथ आज जो हम इन्वेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा भी एक ऐसा ही इन्वेंशन है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है। तो पैसा जो है, जिसको हम मनी कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्वेंशन क्रिएटेड बाय मैन। अब ये इन्वेंशन क्या है, हम पैसा किसको बुलाते हैं, पैसे का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इस सभी चीज़ों को आज के हम इस चैप्टर में डिटेल में जो है वो पढ़ाई करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट। एज आई टोल्ड यू, मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल, और पैसा जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल इन्वेंशन है जो कि इंसान ने इस दुनिया में बनाया है। अब क्रोदर के हिसाब से देयर इज़ अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। जितनी भी ब्रांच है नॉलेज की, हर किसी में कोई ना कोई इन्वेंशन जो है वो रहा है। जैसे कि बात करेंगे फायर की, आग जो है वो भी क्या है, साइंस के अंदर एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है। मैकेनिकल साइंस में व्हील्स, जो मैंने आपको बोला, बहुत बड़ा इन्वेंशन है। सिमिलरली ये जो पैसों का कॉन्सेप्ट है, इसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है, बहुत ही नई सुबह ले आया है हमारी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी सुबह ले आया हमारी ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक लाइफ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। यानी कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज आज अगर हमको खरीदना है तो हम क्या करते हैं, उसको पैसा देकर ही खरीदते हैं, राइट। मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मनी। जो आज की इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फुल्ली वो पैसों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। नाउ मनी विच इज इन सर्कुलेशन टुडे वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है। सिंपल है, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। आपके पास यहाँ पर चावल है, आपको फ़िश चाहिए, तो जिसके पास फ़िश है वो आपको फ़िश दे देगा। आपके पास चावल है, आप बदले में उसको क्या करोगे, चावल दे दोगे। तो गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना, उसको हम बुलाते हैं बार्टर सिस्टम। अब लगता तो बड़ा आसान था, काश वही ज़माना होता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता। पैसों की इतनी मारा मार नहीं होती ज़िंदगी में, हमको इतनी तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ती। आज अगर पैसा नहीं है तो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर भी बहुत बड़े लूप होल्स, बहुत बड़े डिफ़िकल्टीज़ जो है वो हमको फेस करने पड़े। तो क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ है जो कि बार्टर सिस्टम के अंडर थे, तो वन बाय वन जो है हम इन सारे डिफ़िकल्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो बार्टर सिस्टम का मीनिंग समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना, वो हो जाता है बार्टर सिस्टम। यहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, क्योंकि पैसे अब तक यहाँ पर क्या नहीं हुए थे, इन्वेंट हुए नहीं थे, ईजाद ही नहीं हुई थी पैसे जैसे किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर क्या था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। अब जैसे हमने देखा डिफ़िकल्टीज़ इन आर बार्टर सिस्टम, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या डिफ़िकल्टीज़ थी बार्टर सिस्टम के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पर क्या बोलता है, सबसे बड़ा लिमिटेशन रहा है बार्टर सिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता है, ए हैज़ क्लॉथ एंड ही वॉन्ट्स राइस इन एक्सचेंज। यानी कि ए के पास क्या था, कपड़ा था। तो कपड़ा था मेरे पास, मुझे बदले में चावल चाहिए। मेरे पास क्या है, कपड़ा है, मुझे बदले में चावल चाहिए। अब बी के पास क्या है, राइस है, लेकिन उसको कपड़ा नहीं चाहिए। तो दोनों की नीड अलग अलग हो गई है ना। बी के पास क्या है, राइस है, लेकिन बदले में उसको कपड़ा नहीं चाहिए।
In this case, exchange between A and B would not take place as their wants do not coincide with each other. यानी कि दोनों की वांट आपस में ऐसी नहीं है कि एक के बदले दूसरे को लिया या बेचा जा सके, तो इसीलिए यहाँ सबसे बड़ी डिफिकल्ट आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, यानी मेरी जो वांट है आपकी जो वांट है वो क्या है, दोनों कंप्लीटली अलग है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। सेकेंड आया लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। व्हाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि जब हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स के बदले क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी उस कमोडिटी की जिसके बदले एक्सचेंज किया जाए। और इट वाज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विद 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस, यानी यहाँ पर हमको क्वांटिटी की वैल्यू तो पता है कि कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, लेकिन आपस में क्या एक के बदले दूसरी वो वैल्यू क्रिएट करती है। जैसे कि यहाँ पर बोला है, जैसे समझ लो आपको चाहिए दूध, 2 लीटर दूध चाहिए। अब 2 लीटर दूध का प्राइस मार्केट में क्या है आज हम जानते हैं, ये पहले हम वैल्यू नहीं दी गई थी उसको, आज हम जानते हैं असाइन की गई है वैल्यू। तो 2 लीटर दूध के बदले अगर आप 2 किलो चावल मांगोगे तो दोनों की वैल्यू जो है वो कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। हो सकता है दूध के दाम बहुत ज़्यादा होंगे, दूध की वैल्यू बहुत हाई होगी, राइस की वैल्यू कम होगी, तो फिर क्या हो जाएगा, आपस में वो क्या नहीं होता है, कॉमन मेजर नहीं है किसका, उस कमोडिटी की वैल्यू का, उस कमोडिटी की वैल्यू का एक कॉमन मेजरमेंट जो है वो नहीं था। डिफ़िकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को स्टोर करके ज़्यादा टाइम नहीं रखा जाता है, तो ये कैसे गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो ज़्यादा टाइम अगर आप रखोगे तो ख़राब हो जाएंगे। Now it is necessary to store goods for future consumption. Sometimes due to perishable nature of certain goods, it was difficult to store them for future. अब क्योंकि कुछ गुड्स की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो पेरिशेबल होते हैं, जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो ऐसी हालत में क्या होता है, आप उसको फ्यूचर में संभाल कर नहीं रख सकते। पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल वेर डिफिकल्ट टू स्टोर। अब ये ऐसी कमोडिटीज़ है जैसे कि मिल्क हो गए, फिश हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इसको आप 6 महीना, 7 महीना, 10 महीने के लिए संभाल कर नहीं रख सकते हो, ये डेली कंजम्पशन वाले होते हैं, तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। Now difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy and bulky goods. अब इसी के साथ साथ क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी कि ये जो गुड्स है, देखो आज तो हमारे पास में रेफ्रिजरेटर है, आज हम इनको एक दिन से ज़्यादा, एक हफ्ते तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, राइट, लेकिन पुराने टाइम पर ये नहीं था। आप बार्टर एक्सचेंज में एक्सचेंज किए जा रहे हो तो आपके पास ये गुड्स जो है वो बदले में ज़्यादा आते जा रहे हैं, अब आप इसको स्टोर कहाँ करके रखोगे, फ्यूचर कंजम्पशन के लिए आपको रखना पड़ेगा ना। एक साथ आप 10 लीटर 20 लीटर मिल्क अगर आपके पास आता है तो एक साथ बैठकर वो ख़राब ना हो जाए सोचकर पी थोड़ी लेते हो, राइट, आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोरेज की भी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे पास, तो ये भी एक तरीके की डिफ़िकल्टी है हमारे बार्टर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। इनडिविजिबल का मतलब होता है यहाँ पर जो डिवाइड नहीं किया जा सकता या सेपरेट नहीं किया जा सकता है। नाउ इन बार्टर सिस्टम इट वाज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल्स हाउस इनटू स्मॉल पार्ट्स, सो इट वाज डिफिकल्ट टू फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वन कमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ना, दोनों की कॉमन मेजर वैल्यू जो है वो यहाँ पर लैक करती है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इंडिविजुअल ए हैज सैक ऑफ व्हीट एंड ही वांट्स अ गोट exchange. Individual B has a goat and he wants only half a sack of wheat. यानी कि इंडिविजुअल ए के पास एक गोनी भर के क्या है, व्हीट जो है वो, गेहूं जो है वो जमा है, लेकिन उसको बदले में क्या चाहिए, गोट चाहिए। अब बी के पास गोट है लेकिन उसको वो जो है सैक गोनी भर के जो है उसको व्हीट गेहूं नहीं चाहिए उसको, लेकिन हाफ राइस, हाफ जो सैक होगा वो सिर्फ हाफ, आधी गोनी ही चाहिए, पूरी नहीं चाहिए, बदले में वो गोट देने के लिए तैयार है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें, बिटवीन द कमोडिटीज इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इनडिविजिबल नेचर ऑफ गोट फॉर इट बीइंग अ लाइफ स्टॉक। अब ऐसे में आप आधा गोट तो काट कर नहीं दे सकते हो, आप बोलोगे मुझे आधी गोनी गेहूं चाहिए तो आप गोट को क्या करो, आधा ही मुझे काट कर दो, तो क्या इतना पॉसिबल है, बाकी का आधा कोई लेने तैयार होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, और वो लाइफ स्टॉक है, वो मर भी जाएगा अगर आधा आधा आपने डिवाइड कर लिया तो, राइट। तो इस तरीके से इसकी इनडिविजिबिलिटी है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। वीट को आप अलग कर सकते हो, आधी गोनी वीट दे सकते हो, क्या आधा गोट दे पाओगे, नहीं दे पाओगे बदले में। तो इस तरीके से ऐसे टाइम पर क्या होता है, ऐसे गुड्स को इंडिविजिबल यानी कि डिवाइड नहीं किया जा सकता है। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है पेमेंट जो डीले करके दिया जाता है, लेट दिया जाता है, रिटर्न मिलता है लेकिन लेट। डेफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर, यानी आज हमने उधारी पे ले लिया, हम उसको कल चुकाएंगे। उधार का मतलब ही होता है कल देना, या कल यानी वो कल कभी भी आ सकता है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। अब आपने किसी से अगर कर्जा लिया है तो कर्जा कैसे लौटाओगे, आपके पास वो कमोडिटी, वो गुड भी तो अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके वो कर्जा आप लौटा पाओगे।
एग्जाम्पल, इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर। पेरिशेबल गुड्स जो है वो आप सेम कंडीशन में फ्यूचर में जो है वो लौटाने वाले नहीं हो, क्यों? क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, आपको तो उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से लोन के पेमेंट में भी प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पर सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी डिफिकल्टीज है जो हमने फेस की है किसमें, बार्टर सिस्टम में। अब हम बढ़ेंगे हमारे एक्चुअल कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा है मनी। अब मनी क्या है, इसका डेफिनेशन प्रोफेसर क्रोथर ने दिया है, जो बोलते हैं मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। पैसा ऐसी चीज है, पैसा जो है वो क्या है, ऐसी चीज है जो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज लिया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कि किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो हम क्या करते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो हम क्या करते हैं, लगाते हैं, उसको एक वैल्यू जो है हम अलॉट करते हैं, तो उसको बोला जाता है मनी, उसको बोला जाता है मनी। प्रोफेसर वॉकल का कहना है मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वो है जो पैसा करता है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब ये जो हम देख रहे हैं ये पैसा आया कैसे है। सबसे पहले इमीडिएटली आज जो हम पैसा देखते हैं वो ऐसे ही नहीं आया है, पहले बार्टर सिस्टम के बाद ये सारे स्टेज से गुजरना पड़ा है, तब जाकर आपका जो पैसा है वो एग्जिस्ट करता है। तो मनी जो है वो कब आया है, हम एक वन बाय वन इसके स्टेप को देखेंगे। नाउ मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन एंड नॉट बाय रेवोल्यूशन। मनी इवोल्यूशन से आया है, रेवोल्यूशन से नहीं आया है। मनी क्या है, इवोल्यूशन से आया, धीरे धीरे इजाद होते गया। जब एक बार्टर सिस्टम चला उसमें डिफिकल्टी आई, हमने दूसरा सिस्टम चलाया उसमें डिफिकल्टी आई, तीसरा चौथा ऐसा कर करके उसके बाद हमारा मनी जो है वो आया है। Now with passage of time, the commodities which were used as money have changed depending upon the need of time and development of civilization. जैसे जैसे इंसान तरक्की करते गया, जैसे जैसे ज़रूरतें बदलती गई, चीज़ें बदलती गई, तो उसके साथ साथ क्या होने लग गया, आपकी पैसों की जो पैसे जो है वो भी बदलने लग गए। Money used in modern times is a result of many evolutionary changes that took place over a long period of time. Modern time में जो पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी एवोल्यूशनरी चेंजेस। यानी हमने सीधा सीधा पैसा इन्वेंट नहीं किया, उसके पीछे कई सारे इन्वेंशंस थे, वक्त बदलता गया तो इन्वेंशंस हमारे बदलते गए। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मनी विच वेरी वेल एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। आप कुछ टाइप्स जो है वो हमको दिए, जो हमको बताते हैं कि एग्जैक्टली ये मनी का इवोल्यूशन हुआ कैसे है। जैसे बार्टर सिस्टम के अंदर हमने डिफिकल्टीज देखी, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ मनी, जिसमें सबसे पहले है हमारा एनिमल मनी। एनिमल मनी क्या होता है, इस तरफ हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमको कुछ फोटोग्राफ्स जो है वो दी है। ओके जब हम बात करते हैं अपने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, एनिमल मनी वाज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। यानी कि एनिमल को क्या किया जाता था, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जाता था। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात चल रही है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल काव, शीप, गोट जो है, कैटल्स जो है हमारे, इनका इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए, एनिमल मनी में। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको लेनी है तो बदले में आपको एक एनिमल जो है वो देना पड़ेगा। हाउएवर ड्यू टू देयर इनडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये जो है एनिमल, अगर किसी ने हाफ केजी कुछ लिया है तो आप उसको डिवाइड थोड़ी कर सकते हो कि ठीक है हमको आधा गोट दे दो। इनडिविजिबल नेचर इन गुड्स का, तो ऐसे गुड्स नहीं चल पाएंगे, डिवाइड नहीं कर सकते हो आप ऐसे कैटल्स को, तो इसीलिए उसके बदले क्या आ गया, कमोडिटी मनी जो है वो आ गया। अब कमोडिटी मनी क्या होता है, इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज टू बी यूज्ड एज मनी वर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड कल्चर। अब पुराने दिनों में मनी को अगर आपको कमोडिटी जो है उसके बदले पैसे चाहिए, पैसे मतलब यहाँ पर जो उस टर्म में कमोडिटी मनी की हम बात कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट था, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर और कल्चर के ऊपर, कि वहाँ का कल्चर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर कमोडिटी का यूज़ किया जाता था, तो वो कमोडिटी क्या होती थी, एनिमल स्किन हो सकती थी, ग्रेन्स हो सकते हैं, शेल्स हो सकते हैं। देखो ये जो हम काउरी शेल्स जिसको बुलाते हैं, ठीक है, तो ये शेल्स जिसको हम सीप बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था एज करेंसी। फेदर्स हो गए, टस्क हो गया, टस्क यानी कि जो हाथी के जो दांत होते हैं हम उसको टस्क बुलाते हैं, वो हो गया। रेयर आर्टिकल्स हो गए, स्टोन्स हो गया, इन सबको एज करेंसी यूज़ किया जाता था। नाउ ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज मेटेलिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब क्योंकि ऐसे जो है करेंसी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती थी, तो इसीलिए बदले में क्या लाया गया, उसके बाद आते हैं हमारी मेटेलिक मनी। अब ये जो मेटेलिक मनी है ये क्या होते हैं, ड्यूरेबल मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूरेबल जो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, इन सब का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था एज करेंसी फॉर द मीन्स ऑफ एक्सचेंज।
However, scarcity of precious metals and lack of uniformity in metallic pieces gave rise to the use of metallic coins. अब क्योंकि गोल्ड जो है, सिल्वर जो है, ये सब क्या है, ये सब प्रीशियस मेटल्स है, और यूनिफॉर्मिटी यानी कि आप सोने को चांदी के साथ में कंपेयर नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं उनकी क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होती थी, कम हुआ करती थी। इसीलिए नेक्स्ट जो आया वो क्या आया, करेंसी हमारी आई मेटेलिक कॉइन्स। In ancient times, rulers of various kingdoms used small pieces of metals and affixed their seals on them. अब मेटल्स का इस्तेमाल होना बंद हो गया, फिर आने लगे हमारे क्या, मेटेलिक कॉइन्स। ये हमारे क्या थे, मेटेलिक मनी था, जो हमारा मेटेलिक मनी था, उसके बाद आते हैं हमारे मेटेलिक कॉइन्स। अब मेटेलिक कॉइन्स जब आए तो क्या हुआ, जितने भी राजा थे जिनकी प्रजा हुआ करती थी अपने किंगडम में, वो लोग क्या करते थे, कोई भी एक कॉइन रहेगा, कोई भी एक मेटल रहेगा, उसके ऊपर क्या करते थे, अपना स्टैंप लगा देते थे, तो उसकी वैल्यू जो है उसको एज अ करेंसी क्या किया जाता था, एक्सेप्ट किया जाता था। एंड अफिक्स्ड देयर सील्स ऑन देम। With the passage of time, the monetary system was taken over by the government authorities. अब जैसे जैसे वक्त बदलता गया, मॉनेटरी सिस्टम किसके हाथ में चला गया, ये जो राजा महाराजा का दौर है उससे खत्म होकर कहाँ गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। With a view to give uniformity and legal status to metallic coins, coins can be classified as under. अब क्योंकि coins तो वहाँ पर थे, metallic coins थे, लेकिन उनको एक यूनिफॉर्मिटी देना ज़रूरी था, कुछ कॉमन टर्म्स पे आना ज़रूरी था, लीगल स्टेटस देना ज़रूरी था, इसीलिए ये जो मेटेलिक कॉइन्स है उसको क्या किया गया, आगे फर्दर क्लासीफाई यानी कि डिवाइड किया गया। पहला है स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। क्या है, स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, यानी कि अक्खे के अक्का, हम यहाँ पर फुल बॉडी कॉइन की बात कर रहे हैं। फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उस मेटल की जो वैल्यू है और उसका जो फेस वैल्यू है वो क्या होगा, इक्वल होगा। फेस वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय इशूइंग अथॉरिटी। फेस वैल्यू क्या होती है, ये फिक्स की जाती है, फिक्सिंग अथॉरिटी जो होती है वो उसकी फेस वैल्यू क्या करती है, बदले में कितना दाम मिलना चाहिए, वो एक्सचेंज वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है। These coins are made out of precious metals like gold, silver. अब ये जो कॉइन बनते थे हमारे स्टैंडर्ड कॉइन या फुल बॉडी कॉइन, ये कौन से मेटल से बनते थे, गोल्ड या सिल्वर से बनते थे। स्टैंडर्ड कॉइन्स वे यूज्ड फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब ये जो स्टैंडर्ड कॉइन्स है ये कब यूज होते थे, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारा कॉइन्स के अंदर, वो है हमारा टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी टोकन कॉइन्स वो कॉइन्स है जिसकी फेस वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो उससे ज़्यादा हुआ करती थी। दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ चीपर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, निकल। अब ये जो कॉइन्स है टोकन कॉइन्स, इसकी जो क्वालिटी होती थी, जो मेटल यूज़ किया जाता था वो चीप हुआ करता था, एल्यूमिनियम, निकल जैसी चीज़ों से, कॉपर जैसी चीज़ों से बनता था। Now these coins are of lower denominations and are generally used for settling smaller transaction. अब ये जो coins है वो क्या है, ये जो हमारे coins है ये छोटे छोटे denominations में हुआ करते थे, जैसे 10 पैसा 20 पैसा हो गया, बना करता था। are used for settling smaller transaction, छोटे मोटे transaction के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। In India, all coins in circulation today are token coins. आज के दौर पर जितने भी कॉइन्स आप देखते हैं इन सबको क्या बोला जाता है, टोकन कॉइन्स बोला जाता है। डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन्स गिव राइज टू पेपर मनी। अब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना होगा, राइट, लाखों रुपया का ट्रांजैक्शन होगा या हज़ारों का ट्रांजैक्शन होगा, तो इतनी सारी चिल्लर लेकर जाना पड़ेगा, अल्टीमेटली उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए पेपर मनी जो है वो आया है। पेपर मनी क्या है, देखो यहाँ हमारे ये कॉइन्स हो गए, ये हमने कॉइन्स देख लिए। अब कॉइन्स देखने के बाद में जो इवोल्यूशन हुआ है वो किसका हुआ है, हमारे पेपर मनी का हुआ है, जो हमारी करेंसी आज हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेट अस स्टडी अबाउट पेपर मनी। पेपर मनी वाज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी के सब्सटीट्यूट में क्या बना है, हमारा पेपर मनी जो है वो बना है। Now, in course of time, issue of currency notes was monopolized by the central bank. तो पैसों को प्रिंट करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है हमारी कंट्री की, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना जो 1 रुपये के कॉइन्स होते हैं ये आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, ये कौन करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आरबीआई प्रिंट नहीं करता है 1 रुपये वाला कॉइन। ओके, कॉइन्स आरबीआई के हाथ में है, लेकिन वो 1 रुपये वाला कॉइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नाउ पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री दोनों ही करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, गवर्नमेंट का नाम तो आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ 1 रुपये कॉइन किसके हाथ में, आप बताएंगे मुझे कमेंट में। इन इंडिया 1 रुपये नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन सेंट्रल बैंक नहीं बोला है यहाँ पर 1 रुपये के लिए।
करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक। वो करेंसी जिसकी हायर डिनोमिनेशन होगी, जैसे 2000 हो गया, 1000 हो गया, 500 हो गया, 100 हो गया, 50 रुपीज़ हो गया, इन सब का हायर डिनोमिनेशन है, तो इसको प्रिंट करने वाली हमारी आरबीआई है। इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव राइज टू बैंक मनी। अब इतना सारा कैश भी आप लेकर कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हो पेपर मनी के साथ, तो उसी की वजह से क्या आया हमारा बैंक मनी और क्रेडिट मनी। अब ये बैंक मनी क्या आता है, ये जो बैंकिंग सिस्टम हमारा बना है, एक इतना सारा पैसा जो है मुझे किसी को देना होगा, तो इतना सारा कैश उठाकर ले जाओ, किसी के हाथ में दो, फिर वो उसको गिनते बैठेगा। कोई पुरानी हिंदी पिक्चर थोड़ी चल रही है 70s के ज़माने की, जो कि हम उसको काउंट करते बैठेंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा आता है, जहाँ पर हम जाकर अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल। इट इज़ यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी। अब ये जो पैसा है वो क्या होता है, क्रेडिट मनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दिस कैन बी विड्रॉवेबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड, यानी कि अब ये जो पैसा है मैंने जाकर समझ लो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख मेरे पास पैसे हैं जमा हुए हैं, मैंने जाकर बैंक में डाल दिए। अब हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट मेरी सेविंग्स आती है, ये करेंसी जाके मैं बैंक में जमा करती हूँ, बैंक ने उसको स्टोर करके रखा है। अब बैंक तो उसको ऐसे ही रखेगी नहीं, बैंक को उसको आगे क्या करना होगा, घुमाना होगा। बैंक को अपना बैंक चलाना है ना, तो बैंक क्या करेगी, यही पैसों से किसी को क्या करेगी, लोन देगी। अब इट इज़ गिवन ऑन डिमांड का मतलब होता है या तो आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, वैलिड है चेक से पेमेंट करना, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना। ये एक्चुअल मनी नहीं होता है। चेकबुक हम सब ने देखा है, चेक को हम जानते हैं क्या है, तो बस उसी को हम क्या बुलाते हैं, बैंक मनी या फिर क्रेडिट मनी। चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। ये एक्चुअल मनी नहीं होता है, लेकिन ये क्या एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट काउंट किया जाता है, जिससे कि पैसा आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि आप सब अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कई कॉलेजेस जो है वो कैश भी एक्सेप्ट करती है, कई कॉलेज बोलती है कि हमारे कॉलेज के नाम पर आप क्या बनाएंगे, चेक बनाएंगे, और उसकी फ़ीस जो है वो आप मेंशन कर देंगे, जो भी कॉलेज ने फ़ीस बोली है वो, और वहाँ पर आप कॉलेज का नाम लिखते हो। कई कॉलेजेस हैं जो बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट बना कर लाओ, तो ये आपके अकाउंट से बैंक का काम है कि कैसे वो पैसे आपके अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में एज फीस जमा होने के लिए चले जाए। तो वो आपका सरदर्द नहीं होता है, आपको सिर्फ चेक या डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनाकर जो है वो कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो बहुत ईजी टू हैंडल है, राइट। अभी आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स पैसा देने के लिए भी सोचते हैं 20-25,000 अगर फीस है तो कैसे इतना सारा कैश आपके हाथ में देंगे, तो आपको जाकर क्या करना होता है, सिर्फ चेक और डीडी देकर अपना पैसा जो है वो सबमिट करना होता है। Now, credit money plays an important role in economic development on the background of global economy। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो जितने भी चेंजेस हमारी कंट्री के लिए है तो उसके अंदर हमारा ये क्रेडिट मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। On the background of global economy, cashless transaction gained importance, thereby giving rise to plastic money। अब क्योंकि ज़रूरत पड़ी है कि हो सके तो उतना ज़्यादा चेक और डीडी का इस्तेमाल कम किया जाए, तो यहाँ पर कौन सा मनी जो है वो आया, किसका इन्वेंशन हुआ, यहाँ पर इन्वेंशन हुआ हमारे प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी क्या होता है, सिंपल है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी, जिसको हम ATM के नाम से भी जानते हैं, हमारे डेबिट कार्ड को। प्लास्टिक मनी इज ईजी टू यूज इन ट्रांजेक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, बस जाओ कहीं पर भी अपना कार्ड स्वाइप कर लो, आपका पेमेंट जो है वो हो जाता है। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड एज प्लास्टिक मनी। फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजेक्शंस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हम क्या बुलाते हैं, प्लास्टिक मनी। अब और इनोवेशन चाहिए था, ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा स्मार्ट करो, ये प्लास्टिक मनी भी तो हमको प्रिंट करना पड़ता है ना, तो कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक मनी की भी ज़रूरत ना हो। तो उसकी वजह से इन्वेंशन किसका हुआ, उसकी वजह से जो है वो इन्वेंशन हुआ हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी का। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है, जो आज भी हम चला रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप पेमेंट जो है वो किसी और को कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली घर में बैठे हो, गार्डन में बैठे हो, कैफ़े में बैठे हो, किसी ने पेमेंट करने के लिए बोला है, सेलफोन का इस्तेमाल किया, टैबलेट का इस्तेमाल किया, लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, बेसिकली एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली है, यानी कि इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप पेमेंट करते हो, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, स्कैन करो, स्कैम मत करो। जो स्कैमर्स है वो आपको कोड भेज देते हैं कि क्या करेंगे, इसको स्कैन करो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। नहीं, अगर आपको स्कैन करने बोला जा रहा है तो यानी कि आपके पास से पेमेंट जाएगा। तो कहीं पर भी आप जाते हो, QR कोड है, स्कैन करो, बस आपका पेमेंट हो गया। तो इसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो देखा हम कहाँ पर थे, एनिमल मनी पे थे, वहाँ से हम कमोडिटी मनी पर आए, मेटेलिक कॉइन्स पर आए,
उसके बाद में मेटल मनी पर आए, फिर मेटेलिक कॉइन्स पर आए, फिर पेपर करेंसी पर आए, फिर उसके बाद जो है वो हम आते हैं पेपर करेंसी के बाद जो है वो हम आते हैं बैंक मनी या क्रेडिट मनी पर आते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, और लास्ट हमारा जो है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ मनी है जो हमने देखा है। ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी है। अच्छा, अब ये जो हमारी पेपर करेंसी है ना, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एक मनी है जिसको लीगल टेंडर मनी बोलता है, जिसका मतलब होता है बैक्ड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज इन ट्रांजैक्शन बाय एनीबडी ऑन एनी ग्राउंड। ऑल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर लीगल टेंडर, यानी कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करो, अगर आप किसी को नोट दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, कैश दे रहे हो, आपने 10 रुपया 20 रुपये का नोट दे दिया, 10 रुपये का कॉइन दे दिया, 20 का कॉइन दे दिया, तो ये लीगल टेंडर मनी है। लीगल किया गया है इसको कि हाँ भाई इसके अंदर ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बोल नहीं सकते हो नहीं मुझे 10 का कॉइन नीचे, 20 का कॉइन नीचे, 20 की नोट चाहिए, नहीं, लीगल है, दोनों के दोनों लीगल है, तो दोनों से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, जहाँ पर ये करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, कॉइन्स या पेपर करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, बैंक मनी या क्रेडिट मनी है, जैसे चेक्स हो गया, बैंक मनी है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, फ्यूचर में पेमेंट करने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो ये ऑप्शनल मनी है, यानी इसके ऊपर कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। अगर आपकी कॉलेज आपको बोलती है कि हमको कैश में ही पेमेंट चाहिए, तो आप नहीं बोल सकते हो मैं आपको चेक ही दूंगा, आप बोलोगे मुझे कैश में पेमेंट चाहिए, तो आप कैश में पेमेंट करोगे। तो इसीलिए नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है, ऑप्शनल मनी होता है, लेकिन लीगल टेंडर मनी क्या होता है, कोई भी उसके लिए मना आपको नहीं कर सकता है। सिंपल इज दैट। दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। हमने देखा है कहाँ से पैसा इवॉल्व होकर आया है और कहाँ पर ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ मनी क्या होती है और उसके इंपॉर्टेंस को और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज। तो मिलते हैं हम आपसे अपने पार्ट 2 में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।